ओके, नाउ कमिंग टू ट्राइंगल्स। ठीक है, दो चैप्टर रह गए हैं, ट्राइंगल्स रह गया है और हमारा टर्म वन में दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। अब देखिए, ट्राइंगल्स में जनरली टर्म वन में एमसीक्यू है। ठीक है, तो बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं उनका मोटिवेशन है, यानी कि सिर्फ हमें समझना है। दूसरा मींस हमें ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप सैम्पल पेपर पे गौर करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इवन जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जो लंबे चौड़े प्रूफ है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे इस साल थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले सालों से डिफरेंट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट होगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जनरली जो आ सकते हैं या आएंगे, वो सैंपल पेपर को देखते हुए लग रहा है, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज निकालना है। तो हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, और इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज हमें देखनी है सिर्फ। ठीक है, और जो बड़े बड़े प्रूफ्स हैं हम उनको प्रूफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे उसका रिजल्ट क्या है। जैसे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रूफ तो आपको करना ही नहीं है, और बड़े क्वेश्चन कभी भी 1 मार्क में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो वैल्यूज वाले उन क्वेश्चंस को करेंगे, बाकी जो बड़े क्वेश्चंस हैं तो फाइनली उस फिगर से, उस क्वेश्चन से क्या रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट को बस हम देखेंगे, ताकि अगर एमसीक्यू में चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हो तो हम उसको टिक कर सकें। लेकिन ये जो मैं बाद वाला बता रहा हूं इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से साइड्स निकालना, साइड्स की वैल्यू निकालना या साइड्स का रेशियो निकालना, ये चीज पॉसिबल है। दूसरा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में ही हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम भी होता है, जिसका प्रूफ हम करेंगे। और प्रूफ करने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि प्रूफ हमें वहां करना नहीं है। तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो इसी चैप्टर में हम उसको प्रूफ भी करेंगे। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कैसे? वैल्यूज। मैंने सब पूरा एनालिसिस कर ली क्वेश्चन पेपर की, उससे यही रिजल्ट निकला, जो साइड्स की वैल्यूज निकालना। ठीक है, 2 साइड दी हुई, तीसरी साइड निकालना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज, इसी टाइप के क्वेश्चन है, चाहे वो स्टैंडर्ड में हो चाहे वो बेसिक में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, दैट इज सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब देखो, लोअर क्लासेस में यानी लास्ट ईयर आपने ये पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि कॉन्ग्रुएंट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। मींस अगर हम कॉन्ग्रुएंसी को देखें तो एग्जैक्टली सेम, मींस दो फिगर्स जो एग्जैक्टली सेम हो, उनकी साइड्स, उनके एंगल्स एकदम एक दूसरे को क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि उनका शेप क्या हो, सेम हो, शेप। ठीक है, लेकिन साइज जो है वो वेरी कर सकता है, साइज वेरी कर सकता है। जैसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये बड़ा वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तीनों मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल है, तो यहां पे ये दोनों का शेप सेम है। ठीक है, शेप क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन साइज क्या है, वेरी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। पॉइंट समझ में आ गया? तो सिमिलर का मतलब ये होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम जब आएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फिगर्स जो सेम शेप के तो होते हैं, लेकिन साइज उनका अलग होता है या हो भी सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट, वो सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जितने सिमिलर हैं जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होंगे ही होंगे। ठीक है, ये 100% डन है। लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजों के साथ हमें जो है मींस आगे बढ़ना है। जैसे यहां पे यही सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे यहां पे देखिए सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया गया, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। ठीक है, तो ये वाला बड़ा वाला सर्किल, छोटा वाला सर्किल सिमिलर है एक दूसरे के। क्लियर? लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर, या जो भी स्क्वायर है,
जितने भी स्क्वायर्स हैं वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो आपस में क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज कही जा रही है कि दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, वो होंगे ही होंगे, बट सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो ये स्टेटमेंट भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, जैसे यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यहां पे ये दिया है, एक फोटोग्राफ दी हुई है, ठीक है, ये सब रेक्टेंगुलर शेप के हैं, क्लियर। तो अब यहां पे हम ये कहेंगे कि ये जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि पॉलीगन्स के, क्योंकि अभी ट्राइंगल पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, पॉलीगन्स की, ठीक है। सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल होता है। तो यहां पे वही कहा जा रहा है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी दो पॉलीगन को आप सिमिलर कह सकते हैं। हैविंग सेम, ये नहीं कि स्क्वायर और ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करें, नहीं, यानी दोनों पॉलीगन्स का क्या होना चाहिए, जैसे मान लो पेंटागन है, एक ये पेंटागन है और एक ये पेंटागन है, दोनों की 5 साइड्स हैं, ठीक है। इसकी भी 5 साइड्स हैं और इसकी भी 5 साइड्स हैं। तो कह रहा टू पॉलीगन्स कैन बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मींस सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब मान लो ये ए बी सी डी ई है, ये है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग मतलब एट द सेम, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल के साथ हमेशा टर्म क्या लगेगा, इक्वल है, और ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, तो ये पहली कंडीशन है सिमिलर बोलने के लिए, लेकिन अकेले कंडीशन नहीं है जिससे हम सिमिलर बोल देंगे, ठीक है। हमें दूसरी कंडीशन भी रिक्वायर्ड है, क्या है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि अगर हम ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लें तो वो इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन बी डैश सी डैश के, सी डी अपॉन सी डैश डी डैश के, डी ई अपॉन डी डैश ई डैश के, और ई ए अपॉन ई डैश ए डैश के। यानी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मींस दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, मींस कि जो सेम एंगल पोजीशन पे बन रही हो तो उनके साइड्स का रेशियो, साइड्स इक्वल नहीं, एंगल्स इक्वल, लेकिन साइड्स का क्या चाहिए हमें, रेशियो इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉलीगन्स आपस में क्या है, सिमिलर। ये सिमिलर का साइन, ठीक है। और सर सारा एंगल नहीं तो सिमिलर हो गई नहीं, हो गई नहीं, वो अगर एक एंगल इक्वल ही नहीं है, मान लो ये 60 डिग्री है 30 डिग्री है, तो वो सेम शेप कहां हो गया, वो तो शेप ही बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे यही कह रहा है कि जब दो पॉलीगन्स, ठीक है, क्या होंगे, सिमिलर होंगे, जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कोई से एंगल इक्वल हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या सेम प्रोपोर्शन। ये कंडीशन दोनों मस्ट है किसी भी पॉलीगन को सिमिलर बोलने के लिए। अब अगर हम आगे की, जैसे यहां पे बोल रहे हैं ना, सेम वही चीज दिख रहा है, टू पॉलीगन्स हैविंग दिस, ओके, वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब देखो यहां पे दो फिगर्स दिए हुए हैं, क्योंकि हम देखो इस चैप्टर को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उन सारी चीजों पे फोकस ज्यादा करेंगे जिससे एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल्स हमें दिया गया, देखने में हमारा क्या लग रहा है, सेम लग रहा है शेप, लेकिन हम वैल्यूज पे ध्यान देते हैं। अब देखो ये भी 85 है, ये भी 85 है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, ठीक है। 70 70, 100 100, 105 105, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अब साइड्स का रेशियो लेते हैं, 2.4 अपॉन 4.8 1/2 देगा, ठीक है। 2.5 अपॉन 5 1/2 देगा, 1.5 अपॉन 3 1/2 देगा, और 2.1 अपॉन 4.2 1/2 देगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो क्या हो गया, इक्वल। तो ये दोनों पॉलीगन्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है। कमिंग, यही चीज ट्राइंगल पे अप्लाई हो जाएगी। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ईदर ऑफ द अबव टू कंडीशंस 1 and 2
ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू बी सिमिलर। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दोनों कंडीशन में से कोई एक मिल जाए तो वो सिमिलर होगा, दोनों कंडीशन का मिलना क्या है, मस्ट है। ठीक है, जैसे यहां पे इन्होंने किया है, क्लियर। तो देखो 2.1 अपॉन 4.2 क्या देगा रेशियो, 1/2। 2.1 अपॉन 4.2 1/2। 2.1 अपॉन 4.2 1/2। 2.1 अपॉन 4.2 1/2। सारे साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है करस्पॉन्डिंग, लेकिन देखो एंगल्स इक्वल नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइड्स का रेशियो मिल जाए, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सारा सेम हो तो वो सिमिलर हो जाएगा, नहीं। क्या चीज, शेप कहां से है, अलग है, वही मैं क्या नहीं मतलब मान लो कि हम मान लेते हैं कि भाई स्क्वायर भी तो रोम्बस होता है, ठीक है। तो यहां पे वही चीज, हम उस चीज को कंसिडर करके चल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि दोनों कंडीशंस मिलना मस्ट है। चलो एक्सरसाइज 6.1 जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्यों, क्योंकि रेडियाई सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो मान लो एक सर्कल है रेडियाई 1 सेंटीमीटर का और एक सर्कल है रेडियस 2 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। पॉइंट समझ में, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि अगर एक बड़ा स्क्वायर और छोटा स्क्वायर है तो ये भी ऑल स्क्वायर्स में आ गया। तो ये बड़ा स्क्वायर छोटा स्क्वायर सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरह ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि आइसोसेलेस में अगर आप लोगे, मान लो ये दो साइड है और ये दो साइड है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। रेशियो तो सेम आ गया। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, पॉसिबिलिटी है। तो ऑल आइसोसेलेस में तो नहीं आएगा ना, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल में कंडीशन मस्ट है, इस सारे एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री ही होंगे, चाहे छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चाहे बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। तो इसका मतलब इसीलिए यहां पे क्या होगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion, यानी ये वाला, ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल हो तभी सिमिलर कंडीशन हमें मिलेगी, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। कोई भी सिमिलर फिगर्स का आप एग्जांपल दें, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। आपको जैसे नॉन सिमिलर फिगर्स में कुछ भी आप कह सकते हैं, भाई ट्राइंगल और स्क्वायर हो गया, ठीक है, या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सब क्या है, नॉन सिमिलर। सिमिलर में इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर्स, सर्कल्स, ये सब क्या हो गया, यस, एवरीथिंग, ओके, all will be similar. Now coming to question number 3, what it says, state whether the following quadrilaterals are similar or not. अब देखो यहां पे वही चीज है, 1.5 upon 3 क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, yes, that is 1/2. 1.5 upon 3 that is 1/2. 1.5 upon 3 क्या हो गया, 1/2. 1.5 upon 3 1/2. तो यहां पे सारे साइड्स प्रोपोर्शनल है, यानी जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या है, प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर एंगल देखो तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। चलो कमिंग टू नेक्स्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। वही चीज, दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन में। तो इसी चीज को आगे मींस लेके बढ़ते हैं, जहां पे प्रूफ कहेगा, जो प्रूफ है, जैसे यहां पे आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ठीक है। देखो यहां पे ये दिया हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है,
दिस इज, और इसका प्रूफ आपके में सिर्फ इसका एक प्रूफ है और पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है, बस दो ही प्रूफ आपके कोर्स में। प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन प्रूफ करेंगे। दो ही थ्योरम प्रूफ दिया हुआ है, बाकी सब मोटिवेशन है, सिर्फ थ्योरम समझना है और अप्लाई करना है, ठीक है। और वही मैं कह रहा हूं, हाँ, प्रूफ इसलिए सीखना है कॉन्सेप्ट को बीच के, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब देखो ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि सब्जेक्टिव तो है ही नहीं ना, तो इसलिए हम अपने टाइम को सेव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब सब्जेक्टिव है ही नहीं तो हम प्रूफ करके फायदा क्या है, लेकिन यहां पे इसको करेंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। तो चलिए इस प्रूफ को समझते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ अ लाइन, देखो थ्योरम क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो ट्राइंगल के एक साइड, कोई भी साइड के पैरेलल है, और वो, जैसे मैंने यहां से शुरू किया, तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, और ये लाइन जो किसके पैरेलल है, बीसी के, किसके पैरेलल है, बीसी के। तो यहां पे मान लो ये है डी, और ये डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, देखो फिर से समझो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग टू अदर साइड, यानी एसी को वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, ई पे, ठीक है। तो अगर एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जा रही है, पैरेलल हो एक साइड के, और वो दूसरी जो दो साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, जैसे ये डी और ई, ठीक है। तो जो दो साइड्स हैं, यानी ये जो ए बी और ए सी, अब डिवाइड हो गया ना एडी डीबी में, ठीक है, और एसी डिवाइड हो गया किसमें, एईईसी में। तो ये जो दो आपको डिविजन्स मिले हैं, इनका रेशियो सेम होगा, मतलब एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये कह रहा है, ठीक है। मींस फिर से, एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं और वो ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है जब लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो दूसरी दो साइड्स जो हैं उनको जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये डीई लाइन है, ए बी को डी पे, ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो दो साइड्स डिवाइड हुए हैं इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब बहुत ध्यान से देखना, एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एक तो ये कंक्लूजन निकलता है, दूसरा क्या कंक्लूजन निकलता है, एडी अपॉन ए बी, ओके साउथ, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ए सी, ये भी इसका मतलब निकल, ठीक है। और तीसरा दैट इज डीबी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ईसी अपॉन ए सी, ये भी इसका मतलब निकल, पॉइंट समझ में आया। तो यहां पे अगर हम कहें कि एडी अपॉन डीबी, यानी एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के बराबर होगा, एक तो ये, फिर इससे रिजल्ट निकलता है कि देखो, अगर गौर से देखो, यहां पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है एडीई और दूसरा क्या बन रहा है, एबीसी, ठीक है, एडीई ये बन रहा है, और एबीसी ये बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर इन दो ट्राइंगल्स को देखो तो ये सिमिलर होंगे, ठीक है, ये दोनों सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल कॉमन हो गया, पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि आगे जब आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी थ्योरम्स, तो वहां पे क्या होता है, अगर दो एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए,
कोरिस्पॉन्डिंग, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तीनों एंगल्स हैं तो सिमिलर हो जाएगा, दो ही एंगल्स मिल गए तब भी सिमिलर हो जाएगा। लेकिन वो चीजें हमें, मतलब ये चीज मैं पहले से बता रहा हूं, क्लियर। यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज बीपीटी, कि अगर एक लाइन ड्रॉ किया है हमने तो वो एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी डू कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहां पे हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यानी डीसी और ईबी इसको ज्वाइन कर देंगे, और उसके बाद हम यहां पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाएगा डीएम और ये हो जाएगा ईएन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर, तो यहां पे गिवन क्या है, गिवन है हमारा दैट इज अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी गिवन है। ठीक है, और दूसरा क्या गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है। अब कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। नाउ कमिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, वी विल ज्वाइन डी टू सी, बी टू ई एंड ड्रॉ EN perpendicular to AD and DM perpendicular to AE, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, बाहर बनती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे देखो BDE एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ये देखो इसका एंगल, और यहां पे इसकी जो हाइट है वो कहां बन रही है, बाहर बन रही है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, बाहर बन रही है। तो अगर हमें इसका एरिया लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों, क्योंकि यहां पे अगर देखो तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि दो ट्राइंगल जिनका सेम बेस होता है, यहां पे देखो ये ट्राइंगल है BDE, ठीक है, BDE और DCE, इन दो ट्राइंगल्स का हाइट सेम है। ठीक है, और इनका बेस भी क्या है, सेम है। तो दो ट्राइंगल्स जिनका बेस सेम होता है और सेम हाइट पे होते हैं तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को यूज करना है जो आपके 9th क्लास का थ्योरम है। इसीलिए यहां पे देखो सबसे पहले क्या निकाला गया है, एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, पहले ये ADE का एरिया निकाला गया है। ठीक है, अब यहां पे ADE ट्राइंगल है तो सबसे पहले क्या लिया गया है, हाफ इंटू AD इंटू EN। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे क्या लिया गया है, हाफ इंटू DM इंटू AE। क्यों, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा, दैट विल बी एरिया। ठीक है, तो अब जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले ADE को लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस AD लोगे तो हाइट क्या लेना पड़ेगा, EN। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगर आप लोगे और अगर बेस आप लोगे क्या, बेस लोगे अगर AE तो हाइट क्या लेना पड़ेगा, दैट इज DM, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे एक ही ट्राइंगल का एरिया आप निकाल रहे हो तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे इन्होंने क्या किया है कि ट्राइंगल BDE, दिस ये वाला,
ये और ये, समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AD अपॉन DB। AD कहां पे आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में, और BD कहां पे आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE में। तो इसका मतलब जब ये दोनों रेशियो में चाहिए तो जाहिर सी बात है दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में रखना पड़ेगा, तभी तो साइड्स आपका रेशियो में आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो अगर आपने ट्राइंगल ADE और यहां से ट्राइंगल ADE निकाल रहे हो तो यहां पे आपको एक रेशियो मिल रहा है, दिख रहा है? पॉइंट समझ में आया? ठीक है। और इसी तरह से BDE और DEC में आपको क्या मिल रहा है, एक रेशियो, मतलब कि जब आप ये निकालोगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसका रेशियो रखोगे, क्लियर? देखो मैं थोड़ा सा इसको यहां पे बनाता हूं, अब जब मैं फोकस कर रहा हूं उस पे देखना, ये ट्राइंगल है, ये और ये, देख रहे हैं? अब जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE करोगे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE करोगे, ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, हाफ इंटू AD इंटू क्या हो जाएगा, EN। देखो यहां पे क्या लिखोगे, हाफ इंटू BD इंटू EN करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि यहां पे BDE क्या है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का हाइट क्या होगा, ये वाला लिया जाएगा ना, EN। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, EN क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हमारे पास एक रेशियो आ गया AD अपॉन BD। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना पड़ जाएगा, ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ, क्योंकि अगर आपको A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C अगर आपने प्रूफ कर दिया तो A इज इक्वल टू C ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वही वाला यहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से अब स्टार्ट करेंगे हमारा फेयर प्रूफ। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, AD में बेस क्या ले रहे हैं, AD लिया, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, EN, ये ले लिया, होल अपॉन हाफ इंटू बेस। अब इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में बेस क्या होगा, BD, और हाइट क्या ली जाएगी, EN, तो EN कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, ये किसके बराबर हो जाएगा, AD अपॉन BD। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, हेलो नमस्कार अमित जी। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं, भेज रहे हैं उसको।
सिमिलरली वी विल टेक ट्राइंगल AD एंड DEC। ADE में अब लेंगे तो यहां पे जब हम बेस AE ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर DM लेंगे, दैट इज AE इंटू DM होल अपॉन, अब DEC जब लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा EC, और DEC ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हम लेंगे DM। ठीक है, तो ये भी कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा AE अपॉन EC। ठीक है, अब देखो, अब ये और ये हमारा प्रूफ में आना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इसका LHS है ये इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहां न्यूमरेटर में सेम है ना, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में देखो तो ये वो दो ट्राइंगल्स हैं, मींस ये दोनों ट्राइंगल्स BDE और DEC सेम बेस पे हैं और सेम हाइट, यानी दोनों की हाइट क्या है, सेम, बिटवीन सेम पैरेलल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास का थ्योरम में ये, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब न्यूमरेटर इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो इसका मतलब यहां पे AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। यही क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि किसी भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ की है और वो किसी एक साइड के पैरेलल है, तो जब वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी तो उनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, अब यहां पे नहीं हो रही थी वो पेन जो है ना वो ठीक है। नाउ थ्योरम 6.2 दैट इज द रिवर्स, इसी का रिवर्स है। क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है और उनका रेशियो सेम है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जस्ट रिवर्स। ठीक है, रिवर्स ऑफ BPT इसको बोलते हैं। तो ये जो DE और BC है आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो अगर लाइन पैरेलल है तो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी, और अगर साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसका सिर्फ मोटिवेशन है आपके कोर्स में, मोटिवेशन मतलब सिर्फ समझना है और हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट। नहीं, प्रूफ है, लेकिन प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे वही चीज थी, जैसे जो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, वो सेम बेस पे हैं। ठीक है, ये चीज एक आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा ऑब्ट्यूज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वैल्यूज निकालने के लिए, हाइट्स कैलकुलेट करने के लिए, और हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता या हमें पता नहीं होता है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए शुरू में मैंने बताया कि इस चैप्टर को हम सिर्फ देखेंगे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपने सैंपल पेपर अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो इसमें कोई भी प्रूफ करने वाले आ ही नहीं रहे। ठीक है, सिर्फ हम उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, यानी जैसे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुआ उनका रिजल्ट देख लो क्या है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएगा। ठीक है, और वहां पे ये भी नहीं MCQ में बोलेगा कि प्रूफ दैट, क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। लेकिन जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो उनका जो रिजल्ट है वो आप एक बार देख लो। ठीक है, उसको नोट की तरह। हेलो JMJ, फिर कितने कैसे होगा, फिर कितने बजे, असल में कल, ठीक है, असल में कल लास्ट डेट भी है। ठीक है, मैं उसको भेजता हूँ। ओके, ठीक, मैं बिल्कुल, मैं 5 बजे के बाद ही उनको भेजता हूँ, जैसी लाइट आ जाती है मैं एक बार करना। ठीक है, ओके, श्योर, बिल्कुल। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आ जाओ और उसके बाद जाने से पहले एक बार मुझसे मिल लेना।
हाँ आ जाओ, क्योंकि अभी लाइट नहीं है ना, वो कह रहा लाइट आते ही उसको भेजिएगा। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, जो प्रूफ दैट वाला है, जहां पे वैल्यूज निकाला वहां तो हम देखेंगे, लेकिन जो प्रूफ दैट वाला है तो कम से कम उन फिगर्स, उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उन एग्जांपल्स को नोट फॉर्म में, जैसे एक थ्योरम होता है ना, वैसे ही एक नोट फॉर्म में उसको बना लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स, मतलब ये फिगर दे दिया, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB अपॉन AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट DN रिस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू BC, देन ये जो है ये ऑप्शन ए दे दे, 1 AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन AB अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AB, इस टाइप से कर सकता है ना, ठीक है। तो जो करेक्ट होगा वो कम से कम आपको नोट फॉर्म में अगर आपने किया होगा तो उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन है वो नहीं देगा, ये याद रखिएगा। इसलिए प्रूफ वाले जितने बड़े क्वेश्चन है कोई जरूरत नहीं है करने की उन्हें, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम। लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन लाइक दिस, इसको आप एक बार देख लें, ठीक है। और जहां पे साइड्स का वैल्यू निकालना है, मैं जो बार बार कह रहा हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये चीज, ये दिख रहा है। अब यहां पे साइड्स दी हुई हैं, इनका वैल्यूज निकालना है कि भैया 1.5 ये 3 है, 1 है, तो EC क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं सैंपल पेपर में, तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही आ सकते हैं या आएंगे। और प्रूफ वाले ऑप्शंस के लिए आप उसको याद रखें, ठीक है। तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप उसको नोट फॉर्म में कर सके, लेकिन तब भी ये आसान है। अब बैठ के प्रूफ करना होता, अक्सर बच्चे ट्रायंगल में फंस जाते हैं, तो ये बहुत ही आसान है इस बार, ठीक है। तो उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग स्टडी करें। जैसे यहां पे क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D एंड E, मतलब एक लाइन है जो AB और AC को D और E पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड इज पैरेलल टू BC, यानी DE पैरेलल टू BC है, ठीक है। देन तो जाहिर सी बात है AD अपॉन DB AE अपॉन EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं ये जितने प्रूफ वाले, तो ये सिंपल सा है। तो AD अपॉन DB यहां पे किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन EC के। लेकिन और कौन से ऑप्शंस भी पॉसिबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये ADE और ABC दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ADE और ABC एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा, तो इससे ये भी रिजल्ट निकलता है कि AD अपॉन AD इस ट्राइंगल का और AB बड़े ट्राइंगल का, तो AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। ये भी रिजल्ट पॉसिबल है इस सेम क्वेश्चन का, तो ये भी दे सकता है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्यों, क्योंकि चाहे ये दो ट्राइंगल अलग अलग बने हो, चाहे ये छोटा वाला इसमें मर्जअप हो जाए, बात तो एक ही है ना। पॉइंट समझ में आए, ये दो अलग अलग ट्राइंगल हो तब भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, अगर वो क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल है, यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों छोटा और बड़ा ट्राइंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। इस वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, कहां गया, अच्छा वो आगे दिया हुआ है, चलो उसको आगे बताएंगे। जैसे यहां एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, साइड्स पैरेलल होते, बस ये माइंड में आपके आ जाना चाहिए। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि हमें प्रूफ यहां पे सॉल्व नहीं करना है प्रूफ वाले, क्योंकि एमसीक्यू में आएंगे नहीं, बट हम रिजल्ट पे आ रहे हैं, तो उसके बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। अगर इसके बाद 100% अगर इस पॉइंट से करेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली और आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे बहुत ही सिंपल, इवन एडवांस में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। खतरनाक खतरनाक फिगर वाले भी हैं,
लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको वो इजी लगेगा जब हम सैंपल पेपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि याद रखो, बोर्ड में जितना भी खतरनाक फिगर दिख रहा है, ये सोचो वो आपके कोर्स में से ही है। तो आपका जो खतरनाक सा फिगर दिखेगा ना, जैसे एक है, एक डाइवर वाला है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि एक डाइवर जो है वो उसका शेप दिखाया जा रहा है कैसे डाइव कर रहा है, तो बाकायदा एक ग्राफ की तरह वो दिख रहा है। हमने पढ़ा था, अगर ए निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड, और अगर ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, अपवर्ड। तो ये सारी चीजें, तो यहां पे उसने क्या बना दिया, डाइवर, क्या मतलब कैसे डाइविंग कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया। तो बात वही है कि कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस आपको ये सोचना है कि उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो जब आप उसको सोचना उसी हिसाब से शुरू करोगे तो इजी लगेगा, ठीक है। जैसे एक फुटबॉल वाला है, फुटबॉल ग्राउंड का है, बड़ा खतरनाक सा एकदम, एक जबरदस्त एकदम एकदम जैसा लगा कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सोच लोगे कि पढ़ा ही सिर्फ थोड़ा सा और बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन ही आने वाले, तो इसका मतलब यह है कि ये खतरनाक सा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस माइंडसेट के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कह रहा है ABCD is a trapezium where AB is parallel to DC. E and F are points. ये कह रहा है कि on non-parallel sides, यहां पे 2 पॉइंट्स है, ठीक है, AD और BC पे, such that EF is parallel to AB, यानी ये EF जो है AB के पैरेलल है। तो हम ये जानते हैं कि जब 3 लाइंस बनी हो, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। ये सब 9th क्लास की चीज है, ठीक है। तो अब यहां पे तीनों पैरेलल हो गए। कह रहा है कि शो करो कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक ट्रेपेजियम है और उसके बीच में एक लाइन जा रही है और वो तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उस ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यहां पे एक हम क्या ज्वाइन कर देते हैं, ए और सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब AC को ज्वाइन कर दिया तो यहां पे देखो एक ट्राइंगल मिल गया, क्योंकि हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, ट्रेपेजियम में या ट्राइंगल, ट्राइंगल पे। तो जब यहां पे ट्राइंगल नहीं है और मुझे थ्योरम अप्लाई करना है तो मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन वही किया जाता है ना, ताकि उसके हिसाब से हम अपने थ्योरम को अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहां पे हमने जब ट्राइंगल बनाया तो देखो अब यहां पे ये हो गया, मान लो ये G है, तो EG DC पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब AE अपॉन ED AG अपॉन GC के इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे, यहां भी ट्राइंगल मिल रहा है, यहां पे GF और AB क्या है, पैरेलल है, तो AG अपॉन GC BF अपॉन FC के इक्वल होगा। हाँ, ये याद रखना, अगर आप AE अपॉन ED लिख रहे हैं इज इक्वल टू AG अपॉन GC, फिर आप जा रहे हो AG अपॉन GC, अरे ट्राइंगल तो ऐसे जा रहा है, तो चलो CF अपॉन FB लिख देते हैं, ये नहीं करेंगे आप, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग रेशियो ले रहे हैं उसी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। अगर AG है, यहां पे ट्राइंगल उल्टा भी है, तब भी आपको रेशियो वही, तो AG अपॉन GC किसके बराबर हो जाएगा, BF अपॉन FC। अब देखो AG अपॉन GC कॉमन हो गया, तो इसका मतलब AE अपॉन AD किसके इक्वल हो जाएगा, BF अपॉन FC। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या सीख रहे हैं कि अगर एक ट्रेपेजियम है और बीच में एक लाइन कंस्ट्रक्टेड है और उस लाइन, वो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ट्रेपेजियम के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड हो रहे हैं रेशियो में, उनका भी रेशियो क्या रहेगा, सेम। ये याद रखने वाली चीज है। अब समझ में आ रहा है कि कैसे आपको तैयारी करनी इस चैप्टर की, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम इस टाइप से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले कभी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आया ही नहीं, ना पूछा गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम हमें उसके हिसाब से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अगर मैं प्रूफ करूं, सारी चीजें प्रूफ करूं, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करूं, बिल्कुल प्रैक्टिस करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसमें से तुम्हें समरी क्या निकालनी है, क्या क्वेश्चन है, क्या फिगर है और उसका क्या रिजल्ट है, इस पे तुम्हें ध्यान देना है। जैसे अब आप कहेंगे सर आप कह तो रहे बनाए कैसे, तो देखो नोट्स कैसे बनाओ और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अब जैसे यहां पे दिया हुआ है ट्रेपेजियम ही वाला था, मुझे नोट्स बनाने हैं, तो यहां पे इन ट्रेपेजियम, अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूं इन ट्रेपेजियम। अब देखो नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते, क्लियर। नाउ इफ 3 लाइन्स आर पैरेलल then non-parallel sides
will be in same ratio. That's it. बन गया, हमने उसका जस्ट निकाल लिया। अगर और सपोर्ट करना है तो एक जल्दी से झट से एक फिगर बना लो। मान लो ये ए बी सी डी है, ठीक है, और ये ई और एफ है, तो दैट मींस ए ई यानी ये तीनों पैरेलल, ठीक है, तो ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। दैट्स इट। इस फिगर के फॉर्म में भी लिख लो, बस हो गया। रिवीजन जब करोगे आ जाएगा सामने। पॉइंट समझ में आया? तो अगर ये ट्रेपेजियम दे दिया, अब देखो कैसे दे सकता है, कैसे दे सकता है। मान लो ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ध्यान समझना ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल आपका, अभी तो यहां सेम दिख रहा है, मैं आपको एक और ट्रेपेजियम बना के दिखाता हूं। ये हो गया, एक ये हो गया, ताकि यहां पे ये आइसोसेलेस दिख रहा है ना ट्रेपेजियम। आप क्या होगा कि अरे ये 3 है तो ये 4 कैसे हो जाएगा? ये भी ट्रेपेजियम है कि नहीं है? ठीक है, अब ये बताओ ये AE और BF इक्वल है? नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन तीनों पैरेलल हो गई, ठीक है, या कोई भी एक लाइन पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली तीनों पैरेलल हो जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम में पहले से ही ABDC क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब यहां, हाँ सरफराज, हाँ क्या हुआ, आ गए? वो नीचे बैग ले लो, फिर ऊपर आ जाओ, फिर जैसे ही लाइट आती है फिर जाना, ठीक है। अरे दुकान का, तुम्हें ऑफिस में जा, क्यों अपनी तरफ से दिमाग लगा रहे हो? कॉल आई है मुझे, हवा में आई है कॉल, लाइट आ गई है, 5 मिनट के बाद बैग लेके बस 5 मिनट के बाद चले जाओ उसके पास, वहां पहुंच के कॉल कर लेना जो नंबर दिया था। हाँ ठीक है, हाँ डिपॉजिट करना जरूरी नहीं तो ऑफिस बंद हो जाएगा। जी जी चले जाइए, ठीक है। अब यहां पे ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पे ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये क्या होगा? पूछ सकता है ना, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो अब ये कब कर पाओगे? जब तुम्हें ये पता चलेगा। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्रूफ तो करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसको वैल्यू निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नोट्स इस टाइप का बना के आप उसको समझें, ठीक है, ताकि अगर वैल्यू निकालने के लिए आए तो हम उसको कर सके। क्लियर? और वो पूछ सकता है, क्योंकि आप अगर सैंपल पेपर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल 3 में, अब यहां पे एक दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.16 क्या बोल रहा है? PS अपॉन SQ। देखो कंडीशन क्या है? PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, मतलब रेशियो इक्वल है, ठीक है। और एंगल PST जो है वो एंगल PRQ के इक्वल है। देन प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। तो देखो अगर रेशियो सेम है, PS अपॉन SQ PT अपॉन TR के इक्वल है, बहुत अच्छे से समझना, तो ये STQR इक्वल पैरेलल हो जाएगा बाय रिवर्स ऑफ BPT। यानी कि अगर रेशियो सेम होता है तो लाइन आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल हो गई तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके भी इक्वल होगा। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। जैसे मान लो ये 1 और 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल होगा। पॉइंट समझ में आया? और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 4 एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल होगा। जाओ हाँ देख लो, उसमें रसीद वसीद सब होनी चाहिए। जैसे बताया था, ठीक है। हाँ पहले पहुंच के कॉल कर लेना, और जैसा वो कहें उसके बाद कंप्लीट। नाउ एंगल 1 एंगल 4 के भी बराबर होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हुआ, वही नीचे टंगी है बाइक की चाबी नीचे, ठीक है। एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। देखो हाँ हाँ ठीक है, फिर से देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल,
ठीक है, और एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो आपस में ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 2 एंगल 4 भी फाइनली आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब एंगल 2 एंगल 4 इक्वल हो गया तो पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, सिंपल। तो इस एग्जांपल से हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर रेशियो सेम है, ठीक है, तो लाइन पैरेलल, और तो ये जो ट्रायंगल बनेगा अगर एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस। एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल क्या बनेगा, आइसोसेलेस। क्या हर कंडीशन में आइसोसेलेस बनेगा, नहीं। ठीक है, जब एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चल ये कहां का आ रहा है 60-60, कौन सा? हाँ, तो जब इक्विलेटरल है 60 होगा तो इक्विलेटरल क्यों? जब एक चीज पहले से इक्विलेटरल है तो उसको इक्विलेटरल होना क्यों है फिर? अगर ये 60-60 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, तो ये आइसोसेलेस नहीं, अब इक्विलेटरल बन जाएगा। उसमें क्या ऐसा, क्या मतलब हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये कह रहा है पी क्यू आर इज आइसोसेलेस की जगह बोल दे कि इक्विलेटरल। अरे ये मैं यही कह रहा हूं ना कि मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये गिवन कंडीशन है, तो उसको इक्विलेटरल होने की क्या जरूरत है फिर? जैसे यहां पे जो कंडीशन गिवन है ये क्यों है, क्योंकि हाँ, नहीं क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो तो पहले ही से, देखो वही तो कह रहे तुम पहले से इक्विलेट, यहां पे आइसोसेलेस प्रूफ करना था, समझ रहे हो? इक्विलेटरल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस थर्ड साइड को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। एंगल इक्वल का मतलब ये नहीं है कि वो 60-60 ही होगा। एंगल इक्वल का मतलब 30-30 भी हो सकता है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे जब आप कह रहे हैं कि इक्विलेटरल भी हो सकता है, तो यहां पे जब इक्विलेटरल आप सपोज कर लेंगे तो उसको होने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहां पे वही चीज है ना कि ये जो एंगल इक्वल है, ये एंगल दोनों इक्वल कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर 60 हुआ तो ये 60 होगा, तो ये 60 हो जाएगा, दैट विल बी स्पेशल कंडीशन। समझ में आया? नहीं वही मैं कह रहा हूं कि क्या आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो एक्सरसाइज 6.2 पे आते हैं। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर। देखो देखो यहां पे अब समझ में आया। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, मैं इस पूरे मींस लेक्चर से आपको ये समरी निकालनी है कि जो वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं। दूसरा जो प्रूफ करने वाले हैं, तो प्रूफ करने का जो स्टेटमेंट है और फाइनल क्या प्रूफ निकल के आ रहा है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि वो आपको अप्लाई करने के लिए बोल सकता है। जैसे मैंने आपको ट्रेपेजियम का एक एग्जांपल दिया, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो इस टाइप से ये नहीं होगा कि आप कहें कि अरे ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से सैंपल पेपर है उससे यही चीज नजर आ रही है कि इस ट्रायंगल चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। यही तो होता है ना कि भाई कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें वहां पे अपनी एनर्जी इनपुट करनी है जहां से कुछ आउटपुट निकले। अगर आप प्रूफ करने के लिए बैठ जाओगे 4-4, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है वो आपको फायदा अभी फिलहाल टर्म 1 में अकॉर्डिंग जो है नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं है। तो करना क्या है, जो क्वेश्चन है और उसका जो प्रूफ है
नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। देखो सी है, जैसे ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये 9 है, अरे भैया उधर चलो आओ, ठीक है। ये कह रहा है ABCD इज ए ट्रेपेजियम, क्लियर। अब यहां पे फिगर नहीं, हम फिगर बनाएंगे तब देखेंगे। इन विच AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other point at O, then show that। ठीक है, तो अगर ABCD एक ट्रेपेजियम और उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये रेशियो होता है, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, यहां पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि प्रूफ नहीं करना है, हाँ, लेकिन इस रेशियो से वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है। और मैं यही कहूंगा कि जब टाइम मिले, क्योंकि आप लोगों का टाइम नहीं मिलता है, तो जब भी टाइम मिल जाए, 1 महीने में, 2 महीने में, तो एक बार जो सैंपल पेपर है उसके ऊपर नजर डाल लीजिएगा। सैंपल पेपर में जो इस ट्राइंगल से क्वेश्चन किए गए हैं, देखो ट्राइंगल, जैसे वहां बोला ट्राइंगल ABC इज ट्राइंगल सिमिलर टू दिस, और उसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो कैलकुलेट करो उसकी 4th साइड। ठीक है, तो हम उन सैंपल पेपर्स को भी देखेंगे, लेकिन आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे। अब पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज है, ठीक है, उस यूज के ऊपर क्वेश्चन। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इस बेसिस पे आप लोग को ये चैप्टर समझना है और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्रूव हमें करना नहीं है। और अगर प्रूव एंड ऑल ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि पिछली बार टर्म 1 टर्म 2 नहीं था, तो पिछली बार हमने एक एक क्वेश्चन का प्रूफ कराया था, तो वो पिछले लेक्चर्स में दिया हुआ है। लेकिन इस बार टर्म 1 में MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। मेरे लिए भी नया है, मेरे लिए भी एक तजुर्बा है, मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हटा के प्रूफ कराना शुरू कर दूं लंबे लंबे, और उससे क्या होगा, आप टेंशन में भी आओगे और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मुझे भी स्ट्रैटेजी इस बार चेंज करनी पड़ी है, और मेरे लिए भी रिस्क है बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी सोच है जो मैं आपको दे रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है क्या, सैंपल पेपर। और ये सोच तभी आई है, ये स्ट्रैटेजी तभी आई है जब सैंपल पेपर की एनालिसिस की है मैंने, 2-3 सैंपल पेपर्स को देखा है, तब जाके समझ में आया कि इस जैसे कंस्ट्रक्शन है, टर्म 1 में कंस्ट्रक्शन होता मान लो, तो अब कंस्ट्रक्शन से कैसे MCQ बनता, नहीं बनता ना, तो टर्म 1 में है ही नहीं वो। ठीक है, तो क्या चीज टर्म 2 में है शायद, एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं 10th में कंस्ट्रक्शन, अच्छा डिलीटेड है, नहीं एक बार मैं देख लूंगा, मेरे माइंड से भी मिस हो रहा है। तो समझ गया ना क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है ट्राइंगल्स के साथ? ठीक है, चलो फिर, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।